मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 4.2 सीखेंगे जिसमें हम फूरियर ट्रांसफॉर्म के डेरिवेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। फूरियर ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। पिछले मॉड्यूल में हमने देखा था कि जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्म है और हमने उसके टाइम शिफ्टिंग और टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जाना। यानी कि आप अगर एक टाइम डोमेन सिग्नल को अगर शिफ्ट करते हैं या तो पॉजिटिव टाइम से या नेगेटिव टाइम से, तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म किस तरीके से चेंज होता है। और अगर आप एक टाइम डोमेन सिग्नल को अगर स्केल करते हैं, आप उसे अगर कंप्रेस करते हैं या एक्सपैंड करते हैं, तो वो फूरियर ट्रांसफॉर्म उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म किस तरीके से लगता है। तो आज हम देखेंगे कि आप अगर एक सिग्नल को अगर डिफरेंशिएशन करें, उसका डेरिवेटिव अगर लें, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उस सिग्नल का क्या होता है। तो ये देखने के लिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के एक्सप्रेशन से। तो हम अगर इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन लिखें, इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि अगर आपको कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा का एक्सप्रेशन दिया जाए, तो उससे आप एक्स ऑफ टी का एक्सप्रेशन किस तरीके से निकालेंगे। तो जैसा कि हमने पहले एक मॉड्यूल में देखा था कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा इंटू ई पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। ये इंटीग्रेशन जो है ये फ्रीक्वेंसी डोमेन के ऊपर है। अब जैसा कि इस मॉड्यूल का टाइटल कहता है कि हमें डेरिवेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, यानी कि जो नेक्स्ट स्टेप है ऑब्वियसली वो ये होगा कि हम लेफ्ट हैंड साइड को टाइम से डिफरेंशिएट करें, यानी कि हम लें डी एक्स बाई डी टी। तो जब लेफ्ट हैंड साइड को हमने टाइम से डिफरेंशिएशन किया, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड को भी हमें टाइम से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है उसमें जो इंटीग्रेशन है वो ओमेगा के ऊपर है, और ओमेगा और टाइम दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। यानी कि हम जब राइट हैंड साइड को टाइम से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो जो टाइम डेरिवेटिव है वो हम इंटीग्रेशन के अंदर ले जा सकते हैं। यानी कि हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा इंटू ई पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये जो डी बाई डी टी है ये बकायदा इस इंटीग्रेशन के बाहर होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ओमेगा और टी दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो हम इस टाइम डेरिवेटिव को हम ओमेगा इंटीग्रेशन के अंदर ले जा सकते हैं। अब ये जो डेरिवेटिव है डी बाई डी टी, ये इस फंक्शन के ऊपर हमें अप्लाई करना है। अब यहाँ पे वंस अगेन जो कैपिटल एक्स जो फंक्शन है फूरियर ट्रांसफॉर्म का, वो सिर्फ ओमेगा का फंक्शन है। कैपिटल एक्स में टी वेरिएबल कहीं है ही नहीं, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू टी हम कैपिटल एक्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि हम इस कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा को भी इस डी बाई डी टी के बाहर ले जा सकते हैं। हम जब ऐसा करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा इंटू डी बाई डी टी ऑफ ई पावर जे ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा। अब इस फेजर का डेरिवेटिव क्या होगा ये तो आपको पता ही है कि डी बाई डी टी ऑफ ई पावर जे ओमेगा टी विल जस्ट बी जे ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई ई पावर जे ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा ई पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। अब यहाँ पे ये जो टर्म है कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा को हम अगर कैपिटल वाई ऑफ
जे ओमेगा का लिखते हैं और dx बाई dt को हम अगर y ऑफ t अगर लिखते हैं तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है y ऑफ t इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कैपिटल Y ऑफ जे ओमेगा ई पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा, जो कि एक सिंपल इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यानी कि इस डेरिवेशन से हम ये इन्फर कर सकते हैं कि dx बाई dt का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो होगा जे ओमेगा टाइम्स कैपिटल X इंटू जे ओमेगा, यानी कि dx बाई dt का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा जे ओमेगा टाइम्स कैपिटल X ऑफ जे ओमेगा। यानी कि हमें अगर कोई सिग्नल x ऑफ t दिया हुआ है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल X ऑफ जे ओमेगा हमें पता है और हम उस सिग्नल का अगर फिर टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमें दोबारा से पूरा इंटीग्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करके उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके दो एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब इसका एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में पहले सीखा था तो सबसे पहले एग्जाम्पल जो हमने देखा था वो था कि हम अगर टाइम डोमेन में एक रेक्टेंगुलर पल्स अगर लेते हैं तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसा होगा। यानी कि हम अगर टाइम डोमेन में एक रेक्टेंगुलर पल्स लें जो कि -t1 से +t1 तक जा रही है और जिसकी हाइट है 1, तो इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो हमने देखा था 2 साइन ऑफ ओमेगा t1 बाई ओमेगा, जिसे हम सिंक फंक्शन यूज करके भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2t1 सिंक ऑफ ओमेगा t1 बाई पाई। तो हम अब अगर इस x ऑफ t सिग्नल का अगर टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये सिग्नल किस तरीके से लगेगा। अब ये सिग्नल जो है x ऑफ t ये -t1 से पहले 0 है यानी कि कांस्टेंट है, -t1 से t1 के बीच में भी कांस्टेंट है और t1 के बाद में भी कांस्टेंट है। यानी कि हम इसका अगर टाइम डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन अगर ड्रॉ करते हैं dx बाई dt तो -t1 -t1 के पहले भी वो 0 होगा, -t1 और t1 के बीच में भी 0 होगा और t1 के बाद में भी 0 होगा। यानी कि ये सिग्नल सिर्फ -t1 और t1 पे ही नॉन जीरो होगा और -t1 और t1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी डेल्टा फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे -t1 पे जो चेंज हो रहा है वो एब्रप्ट चेंज हो रहा है। यानी कि हम अगर इस पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव लेंगे और इस पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव लेंगे तो हमारी जो डेरिवेटिव है वो इनफाइनाइट आएगा। लेकिन दोनों में बस फर्क इतना है कि -t1 पे ये सिग्नल 0 से 1 की तरफ जा रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। और टाइम t1 पे इसकी जो वैल्यू है वो 1 से 0 पे आ रही है, यानी कि इसकी वैल्यू कम हो रही है, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो नेगेटिव होगा। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि -t1 पे जो इसका डेरिवेटिव होगा वो प्लस डेल्टा फंक्शन होगा और t1 पे जो इसका डेरिवेटिव होगा वो माइनस डेल्टा फंक्शन होगा। तो इसे हम अब लिख सकते हैं दैट dx बाई dt को हम अगर y ऑफ t अगर हम डिनोट करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ t प्लस t1 माइनस डेल्टा ऑफ t माइनस t1। जो t माइनस t1 टर्म है वो इसको डिनोट करती है और जो स्मॉल t प्लस कैपिटल T1 जो टर्म है वो इस डेल्टा फंक्शन को डिनोट करती है। तो अब हम देखते हैं कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। ऑब्वियसली हमें डेल्टा फंक्शन के फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में पता है, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि
जो y ऑफ j ओमेगा है यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा ऑफ t, हम ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू e पावर j ओमेगा t1 माइनस e पावर माइनस j ओमेगा t1। अब हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि हम अगर डेरिवेटिव फॉर्मूला का इस्तेमाल करें तो क्या वो रिजल्ट इस रिजल्ट से मैच करता है। तो हम अगर यहाँ पे अगर डेरिवेटिव फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा जो y ऑफ j ओमेगा है दैट इज j ओमेगा टाइम्स कैपिटल X ऑफ j ओमेगा। कैपिटल X ऑफ j ओमेगा हमें ऑलरेडी पता है, वो है 2 साइन ऑफ ओमेगा t1 बाई ओमेगा, यानी कि वो हो जाएगा 2j साइन ऑफ ओमेगा t1। अब जो साइन फंक्शन होता है हम उसे फेजर के रूप में लिख सकते हैं, तो वो होगा 2j इंटू ई पावर j ओमेगा t1 माइनस ई पावर माइनस j ओमेगा t1 डिवाइडेड बाई 2j। अब यहाँ पे ये 2j कैंसिल हो जाएगा और इससे हमें मिलेगा e पावर j ओमेगा t1 माइनस ई पावर माइनस j ओमेगा t1। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये दो जो एक्सप्रेशंस हैं ये एग्जैक्टली सेम है, यानी कि हमारा डेरिवेटिव फार्मूला सही है और ये काम कर रहा है। तो ये था एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो आपको बताता है कि आपका डेरिवेटिव फार्मूला सही तरीके से काम कर रहा है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें डेरिवेटिव फार्मूला का जो एप्लीकेशन है रियल में, जो सिस्टम्स एनालिसिस में जो यूज़ होता है, जिसके बारे में हम और डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। बट आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि ये डेरिवेटिव फार्मूला किस तरीके से हम सिस्टम्स एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। हमने पहले एक मॉड्यूल में देखा था कि हम अगर एक सिंपल आरसी सर्किट अगर लेते हैं जिसमें एक सिंपल आर है और एक कैपेसिटर है, यहाँ पे हम आउटपुट मेजर कर रहे हैं वी नॉट ऑफ टी, ये आर है, ये सी है और ये है इनपुट वी आई ऑफ टी। हमने इस सर्किट को एनालाइज किया था पहले एक मॉड्यूल में और हमने देखा था कि हम अगर इसके टाइम डोमेन इक्वेशन को लिख के अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है वी नॉट ऑफ टी was approximately equal to 1 by j omega rc plus 1 into a times e power j omega t। तो हमने वी आई ऑफ टी को एक सिंपल फेजर एज्यूम किया था और उससे हमारे पास उस आउटपुट का एक्सप्रेशन ये आया था कि वो सिंपल जो हमारा फेजर इनपुट है उसके साथ में ये टर्म जो है ये प्रोडक्ट होके आता है। तो क्या ये टर्म जो हमने डिराइव किया था, क्या हम बिना इतने सारे इक्वेशंस को सॉल्व किए भी निकाल सकते हैं जस्ट इन वन स्टेप? तो हाँ, ये पॉसिबल है यूजिंग द डेरिवेटिव फार्मूला। तो उसको जानने के लिए आइए हम फिर से इसका इक्वेशन लिखते हैं इस सर्किट का। तो इस सर्किट का इक्वेशन हम अगर फिर से लिखें तो वो कुछ इस तरीके से था, डी वी नॉट बाई डी टी प्लस वी नॉट बाई आर सी इज इक्वल टू वी आई बाई आर सी। अब यहाँ पे हम अगर इस इक्वेशन का अगर हम डेरिवेटिव फार्मूला अप्लाई करें या फिर इस इक्वेशन को हम फूरियर डोमेन में हम अगर कन्वर्ट कर दें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। क्योंकि हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म एक लीनियर फंक्शन है और क्योंकि ये इक्वेशन भी एक लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ पे हम फूरियर एनालिसिस से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम अगर टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं और अगर टाइम डोमेन में हम डेरिवेटिव लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो ट्रांसफॉर्म है वो जे ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा जे ओमेगा इंटू वी नॉट जे ओमेगा। जो पहले इक्वेशन में सारे जो फंक्शन हैं वो टाइम के फंक्शन हैं और हम उन्हें अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिख रहे हैं। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, सिंपली वी नॉट ऑफ जे ओमेगा बाई आर सी इज इक्वल टू
वी आई इंटू जे ओमेगा बाई आर सी। तो अब यहाँ पे ये हमारा जो डेरिवेटिव है वो चला गया है और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास प्रोडक्ट्स और सम रह गए हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम अगर वी नॉट अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये इक्वेशन बन जाता है वी नॉट ऑफ जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा प्लस 1/RC इज इक्वल टू वी आई जे ओमेगा बाई आर सी। यानी कि अब हम इसे अगर थोड़ा सा अगर रीअरेंज करें और इस वी आई को हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में ले आएं और इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में अगर डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये इक्वेशन बन जाएगा वी जीरो ऑफ जे ओमेगा बाई वी आई ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू 1/RC डिवाइडेड बाई जे ओमेगा प्लस 1/RC, जिसे हम लिख सकते हैं 1/जे ओमेगा आर सी प्लस 1। तो अगेन आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो फॉर्मूला था और ये जो फॉर्मूला है ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जो आपको दिखाता है कि फूरियर एनालिसिस यूज करके आप बहुत आसानी से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को बहुत आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। अगले मॉड्यूल्स में हम फूरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। थैंक यू।